हाय एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज। ये जो सीरीज है ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों ही बच्चे देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 8 में पढ़ते हैं तो सेमेस्टर 8 वालों के लिए एक सीरीज बनाई जा रही है, नई सीरीज है जिसका नाम है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिजनेस इथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। ये जो बिजनेस इथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज की बुक है ये सेमेस्टर 8 में है, खासकर बीकॉम प्रोग्राम वाले जो बच्चे हैं उनके पास है। और इस सीरीज में हम एक एक करके सारे यूनिट वाइज चैप्टर को कवर करवाएंगे, जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर्स में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है, हाँ मैं जानता हूं, मगर यहाँ पे जो मेरे हाथ में फोन है इसमें पीडीएफ है नोट्स। ठीक है, और मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊंगा और नोट्स में जो भी सारी चीजें वो समझाने वाला हूँ और आप धीरे धीरे आपका जो चैप्टर है वो खत्म करवा देंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को वीडियो पसंद आए और आपको अगर इस बुक के नोट्स बाय करने हैं, नोट्स परचेज करने हैं, तो उसका जो प्राइस है वो है 150 रुपीज, यानी 150 रुपए प्राइस रखा गया है। और जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो जाके इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस नंबर पे जाना और जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम प्राइस 150 रुपीज है, जो कि आप पे करके ऑनलाइन पीडीएफ खरीद सकते हो, यानी व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले सकते हो और फिर उसको आप चाहे प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए जी फिर शुरू करें आज का चैप्टर, शुरू करें। चलिए जी, आज का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इथिक्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इथिक्स। सबसे पहले आप ये समझो कि जो वर्ड है इथिक्स, ये होता है क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, देखो इथिक्स क्या है, ये जो इथिक्स है ये क्या होता है। देखो इथिक्स वर्ड जो है कुछ चीजों से मिलकर बनता है। इथिक्स वर्ड कुछ चीजों से मिलकर बनता है। वो कौन कौन सी चीजें है भैया वो समझ लो। कह रहा है इथिक्स जो है ये मिलकर बनता है, पहला प्रिंसिपल्स से। किससे? प्रिंसिपल्स से। दूसरा इथिक्स जो बनता है वो बनता है स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड से अभी समझाऊंगा मैं, सारी चीजें थोड़ा क्लियर कर दूं, समझो। उसके बाद लिखा अगला पॉइंट वैल्यूज। वैल्यूज सुनो, इथिक्स जो है, ये जो इथिक्स है ये इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन कौन सी तीन चीजें हैं याद करो मेरे साथ। पहला प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड और वैल्यूज, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है इथिक्स। अब ये तीनों चीजें क्या हैं और ये इथिक्स क्या है ये तो समझा दो। देखो भाई, इथिक्स का मतलब होता है आपके अंदर से जब कोई फीलिंग आती है उनको इथिक्स बोलते हैं। फीलिंग्स कैसी भैया, कैसी फीलिंग? सोचो, अगर मान लो मैं किसी के साथ कुछ बुरा कर रहा हूं या मैं किसी के साथ कुछ भलाई का काम कर रहा हूं, तो अगर मैं किसी के साथ कुछ बुराई का काम कर रहा हूं तो मेरे जो अंदर की भावना है वो कैसी है? बुरी है। यानी मेरे अंदर की जो वैल्यूज हैं, मेरी भावनाएं जो हैं वो क्या है? बुरी है। इनको इथिक्स बोलते हैं। अगर मैं किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहा हूं, यानी मैं किसी की कुछ भलाई के लिए कुछ कर रहा हूं, तो यहाँ पर मेरी जो भावना है वो कैसी है? बिल्कुल प्योर है, भगवान जैसी है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भलाई का काम कर रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे जो मेरी इथिक्स है वो क्या है? अच्छी है। यानी मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और हमारी इच्छाएं, जो हमारी भावनाएं हैं, इन्हीं से इंसान अच्छा और बुरा बनता है। इंसान अच्छा और बुरा कैसे बनता है? अगर कोई इंसान बुरा काम करेगा, मान लो अगर मैं कोई बुरा काम कर रहा हूं, मैं वीडियो के बीच में आपको गलत गलत पढ़ा दूं, मैं सारा उल्टा सीधा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी भावनाएं हैं, मेरी जो इच्छा है वो आपको गलत पढ़ाने की है ना, गलत एजुकेट करने की है, तो यहाँ मैं बुरा काम कर रहा हूँ। तो अगर मेरी भावनाएं बुरी हैं तो इंसान भी बुरा हो जाऊंगा। अगर मेरी इच्छाएं बुरी हैं और मैं आपको अच्छा काम करके दे रहा हूं, यानी कि मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूं, तो आप बोलोगे कि बढ़िया कर रहे हैं भैया और अच्छे भैया हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोलोगे। इसको बोला जाता है बेसिकली इथिक्स। अब इथिक्स को तीन कैटेगरीज में जो बांटा गया, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और वैल्यूज, ये तीनों एक ह्यूमन के नेचर की नींव रखते हैं। क्या रखते हैं? एक ह्यूमन बॉडी की, एक ह्यूमन के नेचर की, ये तीन चीजें मिलके एक नींव तैयार करते हैं। यानी कि जो एक ह्यूमन होता है उसके अंदर इथिक्स में तीन चीजें आती हैं। ठीक है, एक इंसान अच्छा और बुरा तीन चीजों से बनता है। पहला है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, यानी आपके जो सिद्धांत हैं वो कैसे हैं, आपको कैसा पाला गया है, आपकी परवरिश कैसे करी गई है, ये दिखाता है। यानी आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है, आपके मम्मी पापा ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, आपको अच्छी हाई क्लास वैल्यूज प्रोवाइड करी है, या फिर आपको चोरी चकारी सिखाई है, आपको गाली बकना सिखाया है, बुरा करना सिखाया है किसी के साथ। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत। यानी एक आदमी के पास अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि भैया मुझे ये करना है, ये सही है और ये गलत है, इसको मैं दूर रहूंगा इससे। ठीक है, जैसे नशा, फॉर एग्जांपल नशा। मान लो अगर मेरे को सिखाया गया है कि मैं नशा करता हूं तो मैं बुरा आदमी, अगर मैं नशा को हाथ नहीं लगाता तो मैं क्या हूं? अच्छा आदमी।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अच्छा और बुरे की जो पहचान है वो प्रिंसिपल्स के जरिए होती है। ठीक है, दूसरा आता है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है, देखो काफी बार क्या होता है ना, हमारा एक ईगो होता है, हर किसी में एक ईगो होता है, एक एटीट्यूड होता है। जब वो हिट हो जाता है ना, जब ईगो या एटीट्यूड टारगेट हो जाता है या हिट हो जाता है, तब उस जगह पर हम झुक नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यार इस जगह से ज्यादा नहीं झुक सकता, अब मेरा स्टैंडर्ड जो है वो इतना ही है और इससे ज्यादा मैं नहीं झुक पाऊंगा। तो यहाँ पर जब स्टैंडर्ड इंसान के अंदर होता है ना, तो वो भी एक अच्छाई की निशानी है। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, मान लो किसी से आप बार बार बोल रहे हो, आप किसी से या फिर मान लो अपनी गर्लफ्रेंड से बार बार बोल रहे हो कि भाई मान जा, मेरे से बात कर ले, और वो बात नहीं कर रही। ठीक है, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा, उसकी छोटी सी बात को लेके आप अपने अंदर एक मेल ईगो कह सकते हो, या अपना एक एटीट्यूड कह सकते हो, या अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लोगे कि भाई इसने मुझे ये पर्टिकुलर बात बोली है, ये वर्ड्स बोले हैं इसने, ठीक है, तो अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। तो वो जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया, यानी अपने आप को वहां से मूव ऑन करा, वहां से बचाने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया, वो होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, और ये क्या होता है स्टैंडर्ड? ये इथिक्स का ही एक पार्ट है, यानी कि ह्यूमन की बॉडी का, ह्यूमन के बिहेवियर का एक पार्ट होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड्स के बिना जो आदमी है वो एक तरीके का ऐसा हो जाता है जो कोई भी काम कर सकता है, उसको कोई लाज शर्म हया कुछ नहीं होता। ठीक है, स्टैंडर्ड्स होना जरूरी है। फिर तीसरा पॉइंट आता है वैल्यूज, यानी जो भी आप काम कर रहे हो उसकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, आपकी वैल्यूज क्या है, तो वैल्यूज होना जरूरी है। मूल्य क्या है, उस चीज की कीमत क्या है। जैसे आपने किसी के लिए कुछ किया, फिर वो बाद में ये बोल दे कि मैंने थोड़ी बोला था ये सब करने को, मेरे लिए ये सब करो, तो वहां वैल्यूज डाउन हो जाती है। वैल्यूज यानी कि जब आप किसी से कुछ करा रहे हो या जिस किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो उसका कुछ मोल होना चाहिए, उसकी कुछ अहमियत होनी चाहिए जो आप कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली जो बिजनेस इथिक्स बनाती है। अब सुनो, ये जो बिजनेस इथिक्स है ये तो मैंने पढ़ा दिया क्या होता है, और ये तीन चीजें जो इसके मोरल स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंने आपको करा दिए। अब ये बिजनेस इथिक्स, बिजनेस में कैसे इथिक्स बनते हैं वो समझेंगे, बिजनेस में ये सब चीजें कैसे काम आती है वो समझेंगे। देखो, अगर मैं अच्छा आदमी हूं, मैं कहीं जॉब करने जा रहा हूं, उस कॉर्पोरेट फैक्ट्री में या किसी कंपनी में जब मैं काम करने जा रहा हूं कॉर्पोरेट वगैरह में, तो उस कॉर्पोरेट में अगर मेरे प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, मेरे सिद्धांत अच्छे हैं, मेरी पेरेंटिंग अच्छी है, तो मैं जाहिर सी बात है हर किसी से अच्छा बिहेवियर करूंगा, है ना। तो वहां पर मेरे स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल और वैल्यूज तीनों चीजें नजर आएंगी, लोगों को नजर आता है कि इंसान कैसा है। अगर मैं वहां पे अपने स्टैंडर्ड से लो कर दूं, है ना, मैं गया हूं 20,000 की सैलरी पे काम करने, वो मेरे को बोल रहे मैं आपको 5,000 पे करना है तो करो, मैं सीधा हाँ बोल के 5,000 पे काम कर रहा हूँ। यानी मेरे स्टैंडर्ड्स देख रहे हो कहां से कहां डाउन पहुंच गए, मैं कितना गिरा हुआ आदमी हो जाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स, फिर उसके बाद लिखा है वैल्यूज, यानी कि जो बिजनेस में आप काम करते हो तो वहां पे आपकी एक अलग रेपुटेशन होती है, एक वैल्यू होती है। ठीक है, वो चीज मैटर करता है। तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया। अब देखो, दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, दोनों डेफिनेशन किसके द्वारा लिखी गई है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है बिजनेस इथिक्स की, फर्स्ट डेफिनेशन लिखी है, नाम याद रख लेना, एंड्रयू केन, एंड्रयू केन, और ये डेफिनेशन लिखी है 2004 में, 2004 में। सेकंड, दूसरी डेफिनेशन लिखी है वेलास्क्विज, वेलास्क्विज ने जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है 2002 में। इन दोनों प्रोफेसर्स ने बिजनेस इथिक्स की एक खूबसूरत सी डेफिनेशन बताई है, दोनों ने अलग अलग डेफिनेशन बताई है, समझते हैं। पहली जो बताई है एंड्रयू केन ने, इन्होंने बताया कि बिजनेस इथिक्स क्या है, एक स्टडी है बिजनेस की सिचुएशन को समझने के लिए। बिजनेस एथिक्स जो है क्या है, एक स्टडी है जिसमें हम बिजनेस के सिचुएशन को समझते हैं, उसकी एक्टिविटी को समझते हैं और उनके डिसीजंस वगैरह को ले पाते हैं। कह रहा है वेयर इशू ऑफ, यानी यहाँ पर आप ये सब कैसे कर पाओगे, अपने अंदर आप देख पाओगे जब कि आपने अंदर अपना क्या सही है और क्या गलत एड्रेस किया है। यानी राइट और रॉन्ग दो मोरल होते हैं, सही काम गलत काम, सही करना गलत करना। राइट और रॉन्ग के बीच में जिस दिन आप अंतर पहचानना शुरू कर दोगे ना, मतलब वहां पर आप चीजों को समझ रहे हो, वहां पे आप बिजनेस एथिक्स में जा रहे हो। ठीक, आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त आता है कहता है चल भाई एक काम करते हैं, स्कूल पढ़ाई वढ़ाई छोड़ गेड़िया मारने चलते, सुट्टा पियेंगे, गांजा पियेंगे, फूकेंगे, गांजा करेंगे। ठीक है, और दूसरा दोस्त आता है वो कहता है कि भाई हमें आगे फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमको ये काम कर लेंगे ना तो इतनी सैलरी मिलेगी, आगे जॉब अच्छी हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा और परिवार के लिए स्टेबल इनकम कमा सकते हैं। अब आप किसकी तरफ जाओगे वो मैटर करता है। अगर आप जा रहे हो उस गंजेड़ी दोस्त की तरफ जो नशा करवाना चाहता है, तो यानी कि आपकी गलत संगत है, आप रॉन्ग डूइंग की तरफ जा रहे हो, आप गलत चीजों की तरफ जा रहे हो। ठीक है, और अगर आप जाते हो राइट चीजों की तरफ, यानी कि जो आपका दोस्त आपको पढ़ाई लिखाई के बारे में बता रहा है, तो आप राइट काम कर रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, तो आपके एथिक्स अच्छे हैं।
समझ में आया? ये दोनों चीजें होती हैं। फिर यहाँ पर आप सिर्फ इतना सा काम करते हो, एंड्रयू किन ने बताया कि आप सिर्फ इथिक्स की मदद से ये पहचान पाते हो कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है। गलत और सही का जो अंतर है वो बिजनेस इथिक्स बताता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेलस्किस द्वारा जो डेफिनेशन लिखी गई है, ये इन्होंने भी यही बताया कि ये एक स्पेशलाइज्ड स्टडी होती है जिसमें आप अपने राइट और रॉन्ग मोरल्स को समझते हैं। इसके अंदर आप अपने मोरल्स के स्टैंडर्ड्स को हाई करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप पॉलिसीज बनाएंगे, आप इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं, आप बिहेवियर अपना अच्छा रख सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इथिक्स। देखो अगला पॉइंट आ गया, मैं साथ के साथ लिखवा रहा हूं, ठीक है, की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इथिक्स। ठीक है, की एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं बिजनेस इथिक्स के। सबसे पहला की एलिमेंट आता है राइट वर्सेस रॉन्ग बिहेवियर। देखो राइट और रॉन्ग बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर और बुरा बिहेवियर, दो बिहेवियर होते हैं। कैसे समझेंगे, समझाता हूं। देखो आपके घर पे एक भिखारी आया, या फिर आप कह सकते हो एक भिक्षु आया, भिक्षा मांगने आपके घर पे आया, और आपने बोल दिया कि नहीं नहीं जी हमारे घर में कोई पैसा नहीं है, रोज रोज आ जाते हो, चलो निकले यहाँ से, कोई काम धंधा है नहीं क्या, अपना कमाओ खाओ, ऐसे करके तुमने उसको भगा दिया। ये बिहेवियर रॉन्ग बिहेवियर है। अब आपके दरवाजे एक भिखारी आया, आपने उसका आदर सम्मान करा, आपने उसको 10-5 रुपए दिए, आपने उससे पानी वानी पूछा, और अब वो खुश होकर चला गया आपको आशीर्वाद देके। ये है राइट बिहेवियर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना, यानी कि जो मोरल्स है वो डिफरेंस आते हैं कि आपने सही कब किया, आपने गलत कब किया। अब देखो राइट और रॉन्ग का आप इस तरीके से भी एग्जांपल ले सकते हो। मैं रास्ते में जा रहा था, एक सामने से एक आदमी जा रहा था, उसकी जेब से एक पर्स निकला और वो जमीन पे गिर गया। अब मेरा कायदा क्या बनता है, उसने वो पर्स नहीं देखा कि उसका पर्स गिर गया, तो मुझे उसको उठा के देना चाहिए। अगर मैं उसको उठा के दे देता हूं तो मेरा राइट बिहेवियर, यानी कि मैंने सही काम किया। अगर मैं उसके पर्स को उठा के रख लेता हूं अपने जेब में और ये चला जाता हूं या फिर भाग जाता हूं, तो ये रॉन्ग बिहेवियर। तो राइट और रॉन्ग बिहेवियर समझ आ गया। तो कह रहा है राइट और रॉन्ग बिहेवियर जो है वो इथिकल और अनइथिकल कंडक्ट करने वाली एक्टिविटीज को दिखाते हैं एक कमर्शियल सेटिंग्स में। अब इसको आप अगर कॉर्पोरेट का एग्जांपल लेके समझना चाहो तो भैया कॉर्पोरेट में मान लो आपके बॉस ने बोला कि आज का टारगेट है 100 यूनिट्स का, आपको 100 यूनिट्स का काम पूरा करके जाना है, और वो आराम से पूरा हो भी सकता है, मगर आपकी लापरवाही की वजह से वो 350 और 400 पे अटक गया। ठीक है, तो यानी कि आपने क्या करा, रॉन्ग डूइंग करी है। और राइट डूइंग कब होता है, जब आपने उस टारगेट को मैच कर दिया होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मोरल स्टैंडर्ड्स। कह रहा है कि यहाँ पर आप अपने प्रिंसिपल्स को दर्शाते हो, अपने स्टैंडर्ड्स मतलब अपने प्रिंसिपल्स को दिखा रहे हो। मैंने बताया था 3 चीजें याद रखना, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। आप अपने प्रिंसिपल्स को दिखा रहे हो। प्रिंसिपल्स कैसे, जैसे ऑनेस्टी। अब अगर आपको कोई काम देगा कॉर्पोरेट में तो पूरी ईमानदारी से काम करना, ऑनेस्टी से काम करना। अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो ना तो दिल से पढ़ाई करना, मैं बता रहा हूँ। अगर दिल से पढ़ाई नहीं करोगे ना तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दोगे। आप अभी पढ़ोगे नहीं, एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आओगे, नंबर कम आएंगे या फेल हो जाओगे ना। तो यानी कि जो आपने अपना टाइम वेस्ट किया वो किसके लिए किया, खुद के लिए किया। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, ऑनेस्टी रखनी है हर चीज पे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके दिल को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑनेस्टी के बाद फेयरनेस। आपको अपनी बातों में स्पष्टता रखनी है, आपको एक फेयर बंदा रहना है। ठीक है, ये नहीं है कि मल्टी पर्सनैलिटी रखना है, दोगले टाइप के लोग जो होते हैं, भाई पर्सनैलिटी भी फेयर रखनी है। ठीक है आपको। फिर आता है इंटीग्रिटी बिजनेस डिसीजन, यानी कि जब आप बिजनेस से डिसीजन लोगे, बिजनेस से डिसीजन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी लोगे तो आप फेयर, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टी से अपना काम करोगे। ठीक है, तीसरा स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है, यानी कि जब आप अकाउंटेबिलिटी लोगे ऑल पार्टीज अफेक्टेड बाय बिजनेस एक्टिविटीज। कह रहा है कि बिजनेस के अंदर एक कॉर्पोरेट में सारे के सारे किसी न किसी से इफेक्ट रहते हैं, यानी किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं, और उन जुड़ी हुई एक्टिविटीज को संभालने के लिए एक होता है आदमी लीडर। उस लीडर का काम क्या है, लीडर का काम ये है कि वो जो अकाउंटेबिलिटी उसको प्रोवाइड करी गई है ना, यानी जो लीडरशिप उसको मिली है, उसको क्यों मिली है, क्योंकि वो सब पे सुपरविजन रख सकता है, वो सब पे जिम्मेदारी रखेगा सबकी। तो वो अकाउंटेबिलिटी यानी वो जिम्मेदारी आपको पूरी निभानी है। अगर आपने नहीं निभा पाए तो आपका बिजनेस इथिक्स जो है वो डाउन हो जाएगा। सिंपल। अगला पॉइंट है वैल्यू अलाइनमेंट। वैल्यू अलाइनमेंट का मतलब है इंश्योर करना कि कॉर्पोरेट वैल्यूज जो है ये सोशल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। कॉर्पोरेट वैल्यूज सोशल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती है तो वैल्यूज अलाइंड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस इथिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो नेचर
ऑफ बिजनेस इथिक्स। अब हम समझेंगे कि बिजनेस इथिक्स का नेचर कैसा होता है। देखो पहला लिखा है बिजनेस इथिक्स जो है ये नॉर्मेटिव नेचर होता है। कह रहा है बिजनेस इथिक्स के अंदर प्रिस्क्राइब हाउ बिजनेस एक्टिविटी शुड बी कंडक्ट। बिजनेस इथिक्स ये आपको समझाता है कि किस तरीके से कैसे करी जानी चाहिए एक्टिविटी। उसके बाद ये आपके सेट करता है कुछ स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हो ना उसी टाइम पे आपको कमांड्स मिलने चालू हो जाती है, यानी ऑर्डर मिलने चालू हो जाते हैं कि अब आपको ये काम करना है, अब आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो वो इथिक्स है, अगर आप फॉलो करते जा रहे हो तो वो क्या है, इथिक्स है। नेक्स्ट आता है वैल्यू बेस्ड। जो इथिक्स होते हैं ना उसके अंदर आपको कुछ अपनी वैल्यूज देनी पड़ती है। वैल्यूज यानी कि मूल भाव देने पड़ते हैं। जैसे आपको ईमानदारी रखनी पड़ती है, आपको इंटीग्रिटी से काम करना पड़ता है, आप विश्वास से काम करोगे, फिर आप रिस्पेक्ट करोगे दूसरे लोगों की जो कि कॉर्पोरेट में आपके साथ काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है डायनेमिक एंड इन्वॉल्विंग। जो बिजनेस इथिक्स है ये डायनेमिक होता है और इवॉल्विंग होता है। कह रहा है जो इथिक्स होता है उसके स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकते। कह रहा है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं सोशल वैल्यू के हिसाब से। लीगल रिक्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इथिक्स की वैल्यूज भी चेंज होती हैं। फिर आता है कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि बिजनेस इथिक्स को कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इसमें लिखा है जो एथिकल होते हैं उनको क्या नॉर्म्स एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्म्स जो है वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। रिलीजियस इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशनल। रिलेशनल में बताया गया है कि जो बिजनेस इथिक्स होते हैं वो गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स होते हैं जिसके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एम्प्लॉय और एक कस्टमर, एक इन्वेस्टर, एक गवर्नमेंट एंड सोसाइटी का रोल चल रहा होता है। ठीक है, यानी जो बिजनेस इथिक्स होते हैं ये हर किसी के प्रति सेम रहते हैं, चाहे आप एक कस्टमर हैं, एम्प्लॉय हैं, या फिर आप वहां के बॉस हैं, ऑनर हैं, गवर्नमेंट है या एक लोकल पर्सन है, सबका जो इथिक्स है वो एक जैसा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इथिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इथिक्स, अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इथिक्स। ठीक है, जब मैं बात करता हूं बिजनेस इथिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में तो इसके इंपॉर्टेंस को पढ़ने के लिए हम तीन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहला कि बिजनेस इथिक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कैसा है। क्या बोला मैंने, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बिजनेस इथिक्स कैसा है। देखो पहला पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन वाला पर्सपेक्टिव, ठीक है, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम सेकंड वाला वो पढ़ेंगे सोशल। क्या पढ़ेंगे, सोशल, यानी सामाजिक तौर पे ये जो बिजनेस इथिक्स है ये कैसा होता है। जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्लोबल। ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है इसका कैसा है वो पढ़ेंगे। ये तीन पर्सपेक्टिव होते हैं बिजनेस इथिक्स के। ठीक है, यानी कि ये तीन इंपॉर्टेंस है बिजनेस इथिक्स की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस इथिक्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का काम करेगा। ठीक है, ये समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव क्या है बिजनेस इथिक्स का, ये समझते हैं। सुनो, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करने जा रहे हो और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो बिजनेस इथिक्स आपके पास है और आप उसको कैसा रखोगे तो वो बता रहा हूं। सबसे पहले लिखा है आप कॉर्पोरेट करोगे इमेज एंड रिपुटेशन का, यानी कि आप जब कॉर्पोरेट में काम करोगे ना तो आप अपने बिजनेस इथिक्स को बिल्ड करोगे स्ट्रांगली। कैसा, अच्छा से बिल्ड करोगे। आप दूसरे लोगों के बीच में क्या बनाओगे, विश्वास पैदा करोगे। यानी कि जब आप काम कर रहे हो तो दूसरा लोग आप पे काम कर रहे हैं तो वो आपके काम पे और आप उनके काम पे विश्वास कर सको, इतना आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हो तो सबके पास ना अलग अलग खूबियां होती हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी होती है और अलग अलग क्या है, टैलेंट्स हैं लोगों के हाथ में। ठीक है, तो उन टैलेंट्स पे आप कभी भी गलत मोरल्स नहीं सेट करोगे। फिर उसके बाद लिखा है कि आपको रिटेन करेंगे लोकल कस्टमर्स, यानी कि आपको अपने लॉयल कस्टमर्स बिल्ड करने हैं। अगर आपको काम दिया कि भैया इतना टारगेट पूरा करना है तो आपको उतना टारगेट पूरा करना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर्स लॉयल बिल्ड करने हैं। फिर उसके बाद लिखा है आपको कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स हाई रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके बाद एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। देखो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना इसको आप नोट डाउन कर लो। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, जैसे पहला पॉइंट बताया मैंने इंपोर्टेंस में, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के इंपोर्टेंस का पहला पॉइंट बताया था, कॉर्पोरेट इमेज एंड रेपुटेशन। लिख लो, अभी पेन निकालो, नोटबुक निकालो, साथ के साथ पॉइंट्स बताऊंगा, लिखते हुए चलना। ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ये सब चीज आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप नोट्स में से कर लेना। ठीक है, कह रहा है दूसरा पॉइंट
एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, लिख लो पॉज करके, एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि अब आपको बताया गया कि जब आप एम्प्लॉय हैं तो आप बिलीव करेंगे कि आपको फेयर वर्क करना है, आपको अच्छे तरीके से काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन आप पर विश्वास करती है तो आपको ईमानदारी से ऑर्गेनाइजेशन का काम निभाना है। फिर लिखा देयर एंगेजमेंट्स, यानी कि जो और लोग हैं उनका इन्वॉल्व होना उस काम में जरूरी है, यानी वो इंगेज होने चाहिए इस काम में। फिर लिखा लॉयल्टी होनी चाहिए काम के अंदर, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ऐसा काम आपको करके देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लिख लेना, रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपको लगे कि कोई चीज गलत हो रही है, कोई चीज रॉन्ग डूइंग हो रही है, तो उस पर आपको आवाज उठानी है और आपको लीगल लायबिलिटीज को कम करना है। फिर आपको क्या करना है, रेगुलरली सेंसेशन करना है। उसके बाद आपको अपनी रेपुटेशन देखनी है, डैमेजेस जो हुए हैं फ्रॉडेंटल है या एक्सप्लोटिव है, आपको देखना है कि किस तरीके के डैमेजेस हो रहे हैं, किस तरीके का रिडक्शन ऑफ वर्क जा रहा है, यानी जो काम खराब हुआ है वो किस नेचर का है, उसके हिसाब से आपको अपना एथिक्स लगाना है, आपको अपने प्रिंसिपल्स लगाने हैं और देखना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिखना, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यानी कि जो एथिकल गवर्नमेंट प्रैक्टिस होती है, इसके अंदर आप रिस्पॉन्सिबल होते हो किसी भी इन्वेस्टर्स को इंश्योर करने के कैपिटल फ्लोज वगैरह के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिशन तो होता ही है, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी और डी कंपनी, 4 कंपनियां हैं, चारों में क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा। और कंपटीशन के एडवांटेजेस कैसे हैं, कह रहा है कि मार्केट कॉम्पिटिट होती है तो एडवांटेजेस आएंगे, यानी कि प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। यहाँ पर आपकी इथिकल रेपुटेशन और आपका पावरफुल नेचर भी दिखाया जाता है, यानी कि एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉफिटाइजेशन के लिए उसके क्या काम कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के क्या मिलते हैं, स्टेजेस मिलते हैं, आप अपने आप को प्रूव कर पाते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के पर्सपेक्टिव से बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल पर्सपेक्टिव क्या है। अब बढ़ेंगे सोशल पर्सपेक्टिव की तरफ, ठीक। सुनो, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है। सोशल, सोशल मतलब होता है सामाजिक, आप समाज में लोगों के लिए क्या काम करते हो वो मैटर करता है। देखो, मान लो मैं रास्ते में जा रहा हूँ और एक आंटी मेरे से बोली कि बेटा ये थोड़ा सा सामान उठा के मेरा घर तक पहुंचा दे, मैंने मना कर दिया। उन आंटी को मैंने बोला मैं आपका सामान नहीं पहुंचा सकता, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, समाज में मेरे पर्सपेक्टिव कैसे है। अब वो जो सामने वाला पर्सन है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो यही सोच रहा होगा ना कि यार कितना बुरा लड़का है, काम भी नहीं सुनता, बात भी नहीं मानता, ठीक है। तो यानी कि मैंने अपने एथिक्स उसको कैसे दिखाए हैं, रॉन्ग, गलत दिखा दिए। फिर लिखा है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पहला आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि जो एथिकल बिजनेस होता है वो इंगेज करता है अच्छी एक्टिविटीज को, फॉल्स एडवर्टाइज नहीं करेगा, प्राइस ग्रोइंग नहीं करेगा, यानी प्राइस को ज्यादा बढ़ाएगा चढ़ाएगा नहीं, प्रोडक्टिविटी जो है वो सेफ्टी वायलेशन करेगा। उसके साथ साथ क्या लिखा है, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, यानी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बढ़ा के नहीं दिखाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट रुकना भाई। हाँ, तो मैं कहां पे था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पहला पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लिख लो फटाफट सोशल के अंदर। दूसरा पॉइंट लिखो फेयर कंपटीशन, यानी कि आपको इथिकल स्टैंडर्ड अपने ज्यादा अच्छे पुट करके रखने। और जब मोनोपोलिस्टिक, यानी जब आप अकेले हो और आपसे कोई कॉम्पिटिटर ना मिले तो फिर आपको अपने काम को तब भी अच्छा करके ही दिखाना है, ठीक है। उसके साथ साथ लिखा है अनफेयर ट्रेड, आपको जब ट्रेड करना है तो वो अनफेयर होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से ट्रेड वगैरह नहीं करना है कि जो लगे कि भाई बुरा है, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि जो लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड है वो ज्यादा बेस्ट होनी चाहिए, सोशल इक्विटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी में बताया गया है कि आपको प्रमोट करने हैं एथिक्स में फेयर वेजेस को, वेजेस प्रमोट करने हैं, सेफ वर्किंग कंडीशन में आपको देखना है, ध्यान देना है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो जाए यहाँ से, ठीक है, यानी किसी को कोई हर्ट ना हो जाए, किसी की कुछ फीलिंग्स वगैरह, सोशल जस्टिस का रूप बनाए रखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप का मतलब होता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एनवायरमेंट के प्रति। एनवायरमेंट क्योंकि ये सोशल में आता है इसलिए आपको उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल चीजों को यहाँ पर बनाएंगे। फिर उसके बाद लिखा है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब होता है आपको CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनिशिएटिव एक्टिविटीज पे फॉलो करना है, आपको कंपनीज में इन्वेस्ट करवाना है और कम्युनिटीज को बूस्ट करना है, कम्युनिटीज को ऑपरेट करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे कि जो बिजनेस एथिक्स है इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, ग्लोबल वाला। देखो पहला पॉइंट
फर्स्ट पॉइंट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मस्ट नेविगेट डाइवर्स लीगल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। ये रहा पहला पॉइंट, ठीक है। यानी कि आपको बताया गया है कि आपको पूरे ब्रह्मांड में एक ग्लोबल तौर पे काम करना है। आपको डाइवर्स मतलब होता है फैलाना, आपको चीजों को और ज्यादा बढ़ाना है, अपना बिजनेस और ऑपरेशन फैलाना है, ठीक है। फिर आगे लिखा है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स इंक्रीज करने हैं, जहां पर आप एक देश से दूसरे देश में जाकर ट्रेड कर सको। आपको इंपोर्ट जो है वो करना है कम और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना है। फिर आपको यहाँ पर लिखा है कि आपको एनवायरनमेंट और ग्लोबल गवर्नेंस का भी ख्याल रखना है। फिर लिखा है ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ये राइज करती है कॉम्प्लेक्स इथिकल क्वेश्चंस। जब आप ग्लोबली किसी चीज को करते हो तो आपके पास बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करना है, जैसे लेबर राइट्स हो गया, सोर्सिंग प्रैक्टिस हो गया, इन्वायरमेंटल का इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। कोई भी इम्पैक्ट होता है, पेस्टल पॉलिसीज आती है इसमें, और वो सारा आप पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस इथिक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है बिजनेस इथिक्स को हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग तरीके के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखेंगे, और ये देखेंगे कि किस में बिजनेस इथिक्स ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख लूंगा, यहाँ पे लाइन लगा, सुनो ये टेढ़ी हो गई। हम पढ़ेंगे बिजनेस इथिक्स को इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। क्या? डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे बता दो भैया। पहला पढ़ेंगे भाई पब्लिक सेक्टर। क्या पढ़ेंगे? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बिजनेस इथिक्स कैसा काम करता है। दूसरा पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर। दूसरा क्या पढ़ेंगे? प्राइवेट सेक्टर। तीसरा हम पढ़ेंगे एनपीओ, जिसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिजनेस इथिक्स जो है 3 कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। पब्लिक सेक्टर में कैसा करता है, प्राइवेट में कैसा करता है, और एनपीओ में कैसा करेगा, ये समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस इथिक्स जो है वो पब्लिकली सेक्टर में कैसा काम करेगा। देखो, अगर वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है तो यानी कि वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी का रोल होगा, या फिर किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का रोल होगा, है ना। ये सब तो होगा। कॉर्पोरेट होगा, कोई ऑफिस होगा। अरे भैया ऑफिस वगैरह में तो काम करते हो ना। हाँ, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जब भी आप कहीं पब्लिक ऑफिशियल्स में काम करोगे तो आपको अथॉरिटी दी जाएगी। जैसे कि आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, आपको बोल दिया कि आपको ये बैलेंस शीट को कंप्यूटर पे चढ़ाना है। अब बैलेंस शीट कंप्यूटर पे अगर आप चढ़ा रहे हो तो वो क्या है, एक अथॉरिटी तो दी, आपको पावर दी है ना उन्होंने, बॉस ने, कि आपको भैया ये काम करना है। अगर आपने वो जिम्मेदारी से पूरा कर दिया तो यानी अकाउंटेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, पॉइंट लिख लेना, याद रखना, मैंने पहला पॉइंट बताया है पब्लिक सेक्टर का पहला पॉइंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी, नोट कर लेना साथ में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जब आप गवर्नमेंट डिसीजन लोगे तो उसमें आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे, आप स्क्रूटनी दिखाओगे। आप स्क्रूटनी मतलब होता है एक डीएससी टाइप का होता है जो कि पेन ड्राइव में होता है, ऐसा करके कंप्यूटर में फॉर्म वगैरह भर जाता है, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करके दिखाओगे, उसको दिखाओगे कि आपने जो प्रोसीजर लिया है वो कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। फिर आता है उसके बाद इंटेग्रिटी, यानी कि जो भी आप पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आएगी, उसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। फिर आता है न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस। फेयरनेस के अंदर जब भी आप कोई काम डिलीवर करेंगे तो वो फेवरेटिज्म होना चाहिए, है ना। फेवरेटिज्म मतलब जब भी आप कोई काम करेंगे तो वो अच्छा होना चाहिए, 4 लोग तारीफ करें ऐसा काम हो, कॉर्पोरेट में आपकी वाहवाही हो ऐसा काम होना चाहिए, ठीक है। एंटी करप्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे आप कोई भी करप्शन वाला काम नहीं करेंगे। आप किसी भी तरीके का डैमेज या फिर पब्लिक ट्रस्ट को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ये काम जो है किस में आते हैं, ये पब्लिक सेक्टर में आते हैं। पब्लिक सेक्टर समझ आ गया। प्राइवेट सेक्टर पे आ जाए। प्राइवेट सेक्टर कहता है कि आपको काम करना है भैया फेयरनेस से और अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंसी से काम करना है। वर्क एनवायरनमेंट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट है तो आपको प्राइवेटाइजेशन वाला काम करना पड़ेगा। फिर लिखा है आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी प्राइस रखेंगे। यानी कि अगर मान लो मैं अपनी खुद की दुकान चला रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर है, तो मैं एक फेयर प्राइस रखूंगा, ना कि मैं मोनोपोली सेट करूंगा। मैं ऐसा प्राइस नहीं रखूंगा कि 4 लोग सामान ना लेने आए, ठीक है। मुझे ऐसा प्राइस रखना होगा जो बाकी कस्टमर्स
ले पाए सामान, और जो बाकी रिटेलर्स हैं या दुकानदार हैं वो भी वैसे ही प्राइस रखें। ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट प्राइस रखना होगा। फिर लिखा आपको प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योर करना है। आपको एश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आपने प्राइस सेट किया है वो उसकी गुणवत्ता से मैच खाता हो, यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की सेफ्टी भी होनी चाहिए। फिर लिखा है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक तो फेयर कंपटीशन करेंगे, यानी कि आपको दूसरे जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में, जो दूसरे लोग हैं उनसे कॉम्पिटिट करना है ना, तो फेयर कंपटीशन के लिए फेयर प्राइस रखना है। और दूसरी चीज आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। आपको ऐसी चीजें भी नहीं बेचनी जहां से आपका जो एनवायरनमेंट है वो दूषित हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। आप ऑनेस्टी रखोगे, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह मेंटेन करोगे, आप अपना लीगल प्रोसीजर मेंटेन करोगे, ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं किसी के लिए फ्री में काम करना चाह रहा हूं तो वो आता है एनपीओ में। एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी के लिए फ्री में काम करती है। अब कोई फ्री में काम किसी के लिए जब करेगा तो उसके लिए उसको क्या रखना चाहिए, कह रहा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डोनेट फंड। जब मैं कहीं किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कुछ डोनेट कर रहा हूँ, तो उसका भी तो इतना हक बनता है ना कि अगर वो एनपीओ में काम कर रहा है तो उस डोनेट फंड का सही तरीके से यूज करे, है ना। और उसके बाद लिखा ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स बना के दे, यानी मेरे को ये बताए कि पैसा उसने यूज किया तो कहाँ पे किया। फिर उसके बाद अवॉइड करने कॉन्फ्लिक्ट्स और बोर्ड मेंबर्स को, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको वो दूर रखे, अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से उनको दूर रखे। फिर उसके बाद आता है मेंटेन करने हैं मिशंस टारगेट्स, यानी कि जो भी सोशल पर्पस वगैरह हैं वो सारे पूरे करें एनजीओ वाले। फिर उसके बाद लिखा है कि इंश्योर करें इक्विटेबल एक्सेस टू सर्विसेज, यानी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है वो सबको एक जैसी मिल रही हो, ये एश्योर करना काम है उनका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे 3 पिलर्स ऑफ किसके हैं, सस्टेनेबिलिटी। देखो भाई ये वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूं, ठीक है, और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग एग्जाम से पहले आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करा सको, ठीक, और कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हो सकता है मैं बोरिंग तरीके से अगर पढ़ाऊं, है ना, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाऊं, मगर मेरी स्पीड जो है थोड़ी सी ऐसी रहेगी, तो एडजस्ट कर लेना। अगर आपको थोड़ा बोर फील हो रहा हो तो 10 मिनट रुक के पढ़ लो, गैप ले लो। स्पीड अगर कम ज्यादा लग रही है तो वो चेंज कर लेना, यूट्यूब पे तो है ऑप्शन, है ना। और बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर ये नहीं दिख रहा तो क्वालिटी बदल लो, और क्या करूंगा, ठीक है। सुनो, पहले लिखा है यहाँ पे 3 पिलर्स में इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये 3 पिलर्स जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। पहला इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, दूसरा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मैं सस्टेनेबिलिटी को SUS लिख दूं ना, चलेगा ना, बस ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना। तीसरा सोशल सस्टेनेबिलिटी। आप लोग एग्जाम में मत लिख के आना ऐसे सस करके मत आना, ठीक है, वहां पूरा लिखना। पहला पिलर क्या कहता है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। कह रहा है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में फोकस किया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वैलिडेशन पे, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाई जाती हैं, और बिजनेस के अंदर शॉर्ट टर्म पे फोकस किया जाता है। बिजनेस में ड्यूरेबल बिजनेस मॉडल होता है, यानी कि एक ड्यूरेबल बिजनेस मॉडल लाया जाता है जो हर साल सेम चलेगा, खर्चा कमाएगा, पैसों में कट होती आएगी, ठीक है। दूसरा आता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल, यानी कि जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसके अंदर फोकस एरिया क्या होते हैं, इसके फोकस एरिया होते हैं रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स, यानी कि आपको पता जो कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ आपका कन्वर्जिंग रिसोर्सेज यूज करे जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी को कम किया जाता है, ठीक है। और इसके बिजनेस रिलेवेंस क्या है, बिजनेस रिलेवेंस में है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी बनाना और जीरो वेस्ट गोल्स करना। मतलब ये बर्बादी करने को मना करता है कि भैया हमें बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि इन्वायरमेंटल क्या कहता है कि ज्यादा आपको रिसोर्सेज खराब नहीं करने हैं, ज्यादा आपको वेस्टेज नहीं करनी है, वरना क्या होगा, यहाँ पर आपके इथिक्स जो है, वैल्यूज जो है वो कहाँ गए आपके इथिक्स वैल्यूज, ठीक है। फिर आता है तीसरा पॉइंट जिसके हम पढ़ेंगे सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। सोशल यानी समाज को देखते हुए चलना है, हमें लेबर राइट्स देने हैं, हमें कम्युनिटी बिल्ड करनी है, कल्चरल प्रिवेंटेशन करना है, ये होते हैं फोकस एरिया इसके, ठीक है। फिर आता है बिजनेस रिलेवेंस,
बिजनेस रिलेवेंस ऑफ सोशल सस। सोशल सस के बिजनेस रिलेवेंस में आता है आपको फेयर वेजेस रखने हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम्स करनी है और इंक्लूसिव हायरिंग करनी है। लोगों को उनके टैलेंट बेस पे आपको हायर करना है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लिया जाता है। देखो अगला पॉइंट है इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बुक के अंदर है ना, इसको कुछ स्टेप्स बना के बता रखा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरीके से। मैं आपको एक एक करके स्टेप बताऊंगा। स्टेप 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इथिकल इशू। पहला स्टेप, मैं स्टेप्स बता दूं, अगर आप लिखना चाहो तो साथ के साथ लिख लेना। आइडेंटिफाई क्या करना, आइडेंटिफाई करना किसको, एथिकल इश्यूज को। एथिकल इश्यूज जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना कि एथिकल प्रॉब्लम क्या है और कौन उससे अफेक्ट हो रहा है। एथिकल प्रॉब्लम क्या है और कौन उससे अफेक्ट हो रहा है, ये होता है पहला काम एथिकल इशू का। दूसरा स्टेप 2 गैदर रिलेवेंट फैक्ट। गैदर करना रिलेवेंट फैक्ट। अब इसके बारे में जो आइडेंटिफाई किया है, इसके फैक्ट को गैदर करना, कलेक्ट करना, ठीक है। यानी कि व्हाट डू वी नो, हम इसके बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट, हमें किस चीज को ढूंढने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। किसको, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, अपने स्टेक होल्डर्स को पहचानो, जो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं या जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसको पहचानना। ऊपर आरती चल रही है तो थोड़ा सा शोर आएगा तो उसको, अरे बोल दिया ना भाई, ऊपर आरती चल रही है तो थोड़ा सा जो शोर ऊपर आ रहा है उसको इग्नोर करना, मेरी आवाज पे थोड़ा फोकस करना। मैं थोड़ा लाउड बोलूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है उसके बाद, कंसिडर इथिकल प्रिंसिपल, यानी कि जो इथिकल प्रिंसिपल होते हैं वो कंसिडर करना। यानी पॉइंट नंबर 4 क्या है, लिख लो 4, इथिकल कंसिडर प्रॉब्लम्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है। पॉइंट 4 यहां पे लिखवा रहा हूं, बाकी 4 हो गए, 5वां यहां पे लिखवा रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इवैल्यूएट करना अल्टरनेटिव्स को, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करना, ठीक है। मेरे को क्या लिखा हूं अभी, अल्टरनेटिव्स, ठीक है। सुनो पॉइंट नंबर 6 पॉइंट जो आता है, मेक एंड इंप्लीमेंट अ डिसीजन। implement decision. Point number 7, review outcome. जो भी आपके आउटकम्स होंगे उनको रिव्यू करना। ये थे इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब कोई भी आपसे पूछेगा ना कि इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, आपको ये 7 पॉइंट लिख के आने हैं। पहला आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, इथिकल कंसिडर प्रैक्टिस, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स, मेक एंड इंप्लीमेंट डिसीजन और रिव्यू आउटकम। ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं, ठीक है। ये सातों पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको लिखना है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देना है। आगे चलें, मैं 1 मिनट रुक जाऊं। हाँ, तो आरती खत्म हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई अगला टॉपिक है हमारा, देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉमन इथिकल डायलेमा। क्या बोला मैंने, कॉमन एथिकल डायलेमा। सुनो, जो कॉमन एथिकल डायलेमा है ना, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो पर्सनल इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों को कभी भी एक साथ नहीं लाया जा सकता।
दूसरा पॉइंट है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का काम क्या होता है, ये एक लॉयल एम्प्लॉयर की तरह होता है। जब भी कुछ रॉन्ग डूइंग होती है ऑफिस में, कंपनी में, घर में, कॉर्पोरेट में, तब ये अपनी विसल ब्लो करता है, यानी अपनी आवाज उठाता है। जब भी कुछ काम गलत हो रहा होता है, कुछ काम गलत चल रहा होता है, तो विसल ब्लोअर उसके लिए एक लॉयल कस्टमर की तरह आवाज उठाता है। और विसल ब्लोअर को हमेशा सीक्रेटली रखती है कंपनी, ताकि किसी को नजर में ना आए कि ये बंदा विसल ब्लोअर है, ठीक है। तीसरा आता है फेयरनेस वर्सेस एफिशिएंसी, यानी काम को इक्वल ट्रीटमेंट करना, मतलब फेयरनेस, और एफिशिएंसी मतलब होता है एलोकेशन अच्छे से करा जाना रिसोर्सेज का, वो एफिशिएंसी, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉन्फिडेंशियली और ट्रांसपेरेंसी। अगर आप कॉन्फिडेंशियली हो तो आपकी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखी जाएगी, ठीक है। और अगर ट्रांसपेरेंसी है तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी कि लोगों के बीच में एक जिम्मेदारी होगी और लोगों को वो दिखाया जाएगा। तीसरे अगला पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वर्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। आपको क्या चाहिए, देखो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का मतलब होता है छोटे छोटे अंतराल पे आपका लाभ होता रहेगा, पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। या फिर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लंबे टाइम तक आपको अपना क्रिएशन करने को मिला रहेगा। बेशक प्रॉफिट थोड़ा कम ज्यादा होगा मगर लंबे टाइम तक आपको काम मिलता रहेगा, ठीक है। ये है कॉमन डायलेमास। फिर उसके बाद आते हैं कोड ऑफ इथिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोड ऑफ इथिक्स जिसको बोला जाता है COD, कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स क्या है समझो। कह रहा है कोड ऑफ इथिक्स एक तरीके का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रिंसिपल, वैल्यूज और स्टैंडर्ड के बारे में दर्शाया गया होता है, चाहे वो एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल हो या फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों की तरफ से एक कोड ऑफ एथिक्स बना के दिया जाता है। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, नीचे उसके टाइप्स लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप्स बता देता हूं आपको। टाइप्स, पहला टाइप क्या होता है, पहला लिखा है कॉर्पोरेट COE, कोड ऑफ इथिक्स। COE मतलब कॉर्पोरेट कोड ऑफ इथिक्स। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स का काम क्या होता है, ये एक गवर्नमेंट कंपनी की तरह बॉडी होती है जो गवर्नमेंट बिहेवियर करती है। और इसका काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्फोसिस का नाम सुना है, इन्फोसिस के पास कुछ पॉलिसी है जो कोड ऑफ एथिक्स में आती है। या टाटा ग्रुप का नाम सुना है, टाटा ग्रुप कोड ऑफ एथिक्स में आते हैं, कॉर्पोरेट COD, ठीक है। दूसरा सेकंड जो पॉइंट है उसका, यानी सेकंड टाइप है प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तीसरा प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्या करते हैं, ये ICAI का नाम सुना है आपने, यानी कि आपने पढ़ा होगा चार्टेड अकाउंटेंट बार काउंसिल ऑफ रूल्स वगैरह बनाती है। तो जो ICAI है वो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है, वो प्रोफेशनली तरीके से रूल्स बनाती है, ठीक है। तीसरा आता है इंडस्ट्रीज के कोड ऑफ एथिक्स, इंडस्ट्रीज COE कोड ऑफ एथिक्स। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है गवर्नमेंट के साथ मिलके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर में वर्क करना। इसके अंदर आते हैं जैसे बैंक हो गया, बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, और बैंक्स कोड हो गया, स्टैंडर्ड बैंक हो गए, इस तरीके के लोग आते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में। चौथा फोर्थ कोड ऑफ एथिक्स क्या है, फोर्थ कोड ऑफ एथिक्स है इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आते हैं ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड, जो कि देश के बाहर की जो बाउंड्रीज होती है वहां पर संभाले जाते हैं। इसके अंदर आता है UN ग्लोबल इंपैक्ट, ISO 26000, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। क्या इंपॉर्टेंस है कोड ऑफ एथिक्स की, क्यों इसको यूज किया जाता है। देखो कोड ऑफ एथिक्स के 4 टाइप होते हैं, जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट, प्रोफेशनल, इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल। तो जब 4 टाइप हैं तो चारों अलग अलग जगह कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे। जब सब अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे तो उनके अलग अलग फायदे या नुकसान भी होंगे। जो फायदे हैं उनको इंपॉर्टेंस बोल दिया। इंपॉर्टेंस क्या होती है कि गाइड करते हैं एम्प्लॉइज को कैसा बिहेवियर आपको रखना है, कैसी सिचुएशन आएगी आपको कैसा लोगों को ट्रीट करना है, ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर दूसरा प्रिवेंट मिसकंडक्ट, जो भी मिसकंडक्ट हो रहे हैं, जो भी गलतियां हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट है बिजनेस के ट्रस्ट को बनाता है, बिल्ड करता है ट्रस्ट को। फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट लीगल कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस में हाथ बटाता है। और फिफ्थ पॉइंट है इनेबल अकाउंटेबिलिटी, यानी जिम्मेदारियों को इनेबल करता है, बनाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, क्या बोला मैंने
इथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैं सोच रहा हूं इस बुक के बाद ना ब्रांड मैनेजमेंट की बुक जो है वो भी आपको पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। सुनो, इथिकल बिहेवियर अगर आपके पास आ गया ना तो सिंपल आपको उसके ट्रेड्स लिख के आने और उसको एक्सप्लेन करना है। ट्रेड्स क्या क्या होंगे? सबसे पहला ट्रेड है इंटीग्रिटी। कुछ ऐसे ट्रेड्स बता रहा हूं जो आप हर जगह यूज कर सकते हो इथिक्स में। पूरी इथिक्स की बुक इन्हीं ट्रेड्स के ऊपर बेस है। पहला लिखा है इंटीग्रिटी, फर्स्ट हो गया इंटीग्रिटी। दूसरा लिख लो, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी काम के अंदर आपको स्पष्टता रखनी है। तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जहां पर आपको जिम्मेदारी मिलती है वो सौंपी जाती है। अरे भाई मेरे बाल ही नहीं है, जीरा कहां से लूंगा। सुनो, अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है फेयरनेस। पॉइंट नंबर 5 एम्पैथी। एम्पैथी, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट है इनको आपको एक्सप्लेन करना है। इथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर होते हैं ये 5 पॉइंट, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और एम्पैथी यानी किसी के प्रति दयालु वाला भाव रखना, दया का भाव रखना, ठीक है। ये 5 पॉइंट मैंने पहले भी आपको बहुत बार समझा दिए, तो वही 5 पॉइंट से जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, उसके बाद करेज और ह्यूमिलिटी। 2 पॉइंट और लिखवा देता हूं, कोई सा याद रह गया तो लिख लेना। करेज, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी थोड़ा बता देता हूँ। ह्यूमिलिटी के अंदर होता है यहाँ पर आपको अपने लिमिट्स में काम को करना है और साथ में आपको ओपननेस फीडबैक मिलती है, यानी कि आपको काम के प्रति फीडबैक मिलेगा। लोग आपको बताएंगे कि आपने काम कैसा किया है, आपने काम अच्छा किया है, बुरा किया है, कैसा भी काम किया वो आपको जज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मैनेजरियल इथिक्स। ये जो मैनेजरियल इथिक्स होते हैं इसको कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? टोटल 4 फैक्टर हैं, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, एक्सटर्नल और सिचुएशनल। देखो सिचुएशनल से समझते हैं, नीचे वाले से। सिचुएशनल फैक्टर कहता है कि एकदम से कोई भी सिचुएशन आ गई उसको आप कैसे टैकल कर पाओगे या हैंडल कर पाओगे, वो सिचुएशनल फैक्टर हो गया। या फिर एक्सटर्नल फैक्टर में वो फैक्टर हो गया जैसे कोई बाहरी इंडस्ट्रीज आपके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना आ रही है, या कोई बाहरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, या कोई बाहरी सोशल एक्सपेक्टेंसी। और उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर होता है आपके नॉर्म्स वो डिसाइड किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, आपको रिवॉर्ड सिस्टम दिया जाएगा। आपने अगर अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, गलत काम किया तो पनिश किया जाएगा। फिर आते हैं उसके बाद लीडरशिप बिहेवियर और इंडिविजुअल कैरेक्टर। इंडिविजुअल कैरेक्टर के अंदर आता है पर्सनल बिहेवियर कैसा है, आप अपने आप में कितना डेवलपमेंट कर सकते हो, कितने ज्यादा आप एक्सपीरियंस्ड हो किसी चीज को लेकर, तो वो आपके पर्सनल बिहेवियर होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके बाद यूटिलिटरिज्म। अगला पॉइंट क्या है? यूटिलिटरिज्म्स। देखो ये क्या होता है समझो। यूटिलिटरिज्म्स क्या होता है? कह रहे यूटिलिटरिज्म्स होल्ड दैट द मोरली राइट एक्शंस, ये अपने राइट एक्शंस को फॉलो करता है। इसके अंदर आप जो भी चीजें प्रोड्यूस करते हो, जैसे ग्रेटेस्ट गुड प्रोड्यूस किया एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल प्रोड्यूस किया, ठीक। कहता है यूटिलिज्म कि ये यूटिलिज्म अपने किसी चीज को लेकर मोरली राइट एक्शंस को प्रोड्यूस करना दिखाता है, यानी आप किसी चीज को कर रहे हो तो वो कितना ज्यादा अच्छा कर रहे हो वो दिखाता है। अगर आपने कुछ खाना पकाया तो कितने लोगों के लिए पकाया और कितना स्वादिष्ट खाना पकाया, ये यूटिलिज्म दिखाता है, ठीक है। यूटिलिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। इसके अंदर आप पॉलिसी डिसीजन कर सकते हैं, आप लार्ज ग्रुप्स के लिए कुछ काम कर सकते हैं, या फिर आप लोगों की भलाई के लिए, वेलबींग के लिए काम कर सकते हैं। आप अपने कोई भी मेजरेबल या प्रॉफिटेबल काम को लेकर फोकस हो सकते हैं, अपने आउटकम्स को लेकर फोकस कर सकते हैं, अपने बेनिफिट्स और जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर टाइम के जो ट्रेंड्स हैं उनको आप फ्यूचर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है, छोटा सा पॉइंट रह गया, ज्यादा पॉइंट नहीं है, खत्म होने वाला भाई। देखो मेरे को नहीं लगता इसके बाद कुछ पढ़ाने लायक है, हाँ नहीं है भाई। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट है, छोटे छोटे हैं, वर्चुअल एथिक्स हो गया, डिस्पाइट एथिक्स हो गया, मगर इनका कोई ज्यादा काम नहीं है, एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो यानी कि आपका जो चैप्टर 1 है पूरा, आपका जो चैप्टर 1 है यूटिलिज्म्स के बाद पूरा खत्म हो गया। यूनिट 1 पूरा खत्म हो चुका है बिजनेस एथिक्स का। आप 42 से 45 मिनट के आसपास की वीडियो होगी जिसमें आपका मैंने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया, एक यूनिट कंप्लीट करा दी।
यूनिट नंबर 2 जो है वो कल मैं डाल दूंगा वीडियो, वो आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ ब्रांड मैनेजमेंट की वीडियो बनाऊं। और याद रखना इन दोनों बुक्स के और भी जो 8 सेमेस्टर की सारी बुक्स हैं उन सभी बुक्स की प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगी। इकोनॉमी एरा हो गया, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर आपका एडवांस बिजनेस रिसर्च हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, जाके देखना, प्लेलिस्ट 8 सेमेस्टर वालों के लिए पूरी बनी हुई है। और हर बुक के साथ साथ हम उनके नोट्स भी प्रिपेयर करवा रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि एग्जाम टाइम में उनको कहीं से हेल्प हो सके और नोट्स उनको मिल सके, फायदा हो सके, ठीक है। तो जिन बच्चों को नोट्स बाय करने हैं वो जाके इस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कॉल मत करना, बिजी आएगा, मैसेज कर देना। मैसेज पे आप लिख देना कि सर हमें नोट्स की पीडीएफ परचेज करनी है, सब्जेक्ट का नाम और कोर्स सेमेस्टर का नाम डाल देना। तो आपको 150 रुपीज पे करने हैं, 150 रुपए के मात्र नोट्स हैं, उसमें आपको ऑल यूनिट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो बच्चे बाय करना चाहते हैं जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करो और परचेज कर लो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे उतारना है, नोट डाउन करना है तो उतार लो। ये तो मैंने आपको नोट्स में से पढ़ा दिया, मोटी मोटी डेफिनेशन है सारी। नोट्स में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई मिल जाएगी। नोट्स कोई ज्यादा लेंथी भी नहीं होंगे, 40 से 50 पेज के अंदर अंदर आपको सारा निपट जाएगा, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कुछ ना पसंद आया तो वो भी कमेंट करना भाई, ताकि मेरे को आगे के लिए फीडबैक मिल जाए कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। उतार लो फटाफट, नोट डाउन कर लो।